युद्ध की सबसे बड़ी कला दुश्मन को बिना लड़े ही झुका देना है, ये सुन त्जू ने कहा था। और आज की हमारी खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक बहुत ही अहम विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है चीन कैसे अपने दक्षिणी पड़ोसियों पर बिना कोई खुली जंग छेड़े अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, दबाव बना रहा है। हाँ, और ये टॉपिक जैसा आपने कहा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही। मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकता है, और वैसे भी आजकल की दुनिया को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हम आज ORF की इस रिपोर्ट को थोड़ा कुरेदेंगे, है ना? समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चीन असल में कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, और इसके नतीजे क्या हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्रोत ये बताता है कि 2024 में चीन अपनी सेना, अपने अर्धसैनिक बल और वो चीजें जिनका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है। दोहरा इस्तेमाल मतलब? हाँ, दोहरा इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए मछली पकड़ने वाले जहाज, जो दिखते तो आम हैं पर उनमें जासूसी के उपकरण भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके चीन अपने पड़ोसियों पर दबाव डाल रहा है, वो भी बिना खुली लड़ाई के। अच्छा। इसमें शामिल हैं बड़े बड़े फौजी अभ्यास करना, समंदर और हवा में काफी आक्रामक तरीके से गश्त लगाना, या फिर विवादित समुद्री इलाकों पर कब्जा जमा लेना। और शायद मछुआरों को परेशान करना भी। हाँ बिल्कुल, मछुआरों को या फिर दूसरे देशों के कोस्ट गार्ड जहाजों को परेशान करना। ये सब कुछ ग्रे जोन में आता है। ग्रे जोन मतलब न युद्ध न शांति, बीच की स्थिति। सही पकड़ा। ऐसी कार्रवाइयां जो सैन्य और गैर सैन्य के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर देती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये एक सोची समझी रणनीति है, एक पैटर्न है। जब भी कोई छोटा पड़ोसी देश संप्रभुता जैसे किसी मुद्दे पर बीजिंग को चुनौती देता है, जैसे भारत के साथ सीमा पर हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे भारत के साथ सीमा पे तनाव बढ़ा तो चीन क्या करता है? हाँ। वो दबाव भी बनाता है, हाँ। और अपनी ताकत भी दिखाता है, दोनों चीजें साथ साथ। हाँ। लेकिन इस रणनीति की अपनी कीमत भी है। अच्छा। ऐसा नहीं कि चीन जो चाहे कर ले और कोई कुछ ना कहे। अच्छा। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? देखिए, अक्सर होता यह है कि जिस देश को निशाना बनाया जाता है वहां से राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सैन्य प्रतिक्रिया भी आती है। हाँ। खासकर अगर वो देश इरादे का पक्का हो, मजबूती से खड़ा रहे, तो ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है रिपोर्ट में। चीन की रणनीति सिर्फ डराने धमकाने की नहीं है, वो एक तरह से धक्का और पुचकार वाला तरीका अपनाते हैं। धक्का और पुचकार, ये क्या मतलब हुआ? मतलब पहले जोर जबरदस्ती की, कोई सामरिक फायदा उठा लिया, और फिर जैसे ही काम बन गया तनाव कम करने के लिए बातचीत का न्योता दे दिया या कोई आर्थिक मदद का ऑफर दे दिया। अच्छा, तो पहले दबाव डालो फिर थोड़ा मना लो, एक चक्र जैसा। हाँ बिल्कुल, दबाव और फिर नरमी। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। अगर चीन को लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है या बिगड़ सकता है, खासकर अगर किसी बाहरी ताकत के कूदने का डर हो, जैसे अमेरिका। हाँ, जैसे अमेरिका, तो फिर चीन अक्सर पीछे हट जाता है या अपनी चाल बदल लेता है। ये दिखाता है कि चीन मौके का फायदा तो उठाता है, पर वो लापरवाह नहीं है, बेवजह का बड़ा खतरा नहीं लेना चाहता। एकदम सही कहा। बाहरी ताकतें और खास तौर पर अमेरिका का क्या रोल होगा या क्या वो दखल देगा, ये चीन की पूरी प्लानिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पर वियतनाम को लीजिए, वो एक अहम देश है, तो चीन उस पर दबाव तो बनाएगा, लेकिन बहुत नपा तुला। क्यों? ताकि वियतनाम इतना न डर जाए कि वो पूरी तरह से अमेरिका के सुरक्षा खेमे में चला जाए। चीन ये नहीं चाहेगा। अच्छा। दूसरी तरफ भारत के साथ हिमालय की सीमा पर स्थिति देखिए। वहां शायद बीजिंग को लगता है कि बाहरी दखल की गुंजाइश कम है, तो वहां ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। हाँ, शायद इसीलिए वहां उसका रवैया ज्यादा आक्रामक नजर आता है। ये सब कैलकुलेशन का हिस्सा है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है, क्या ये दबाव वाली रणनीति हमेशा काम कर जाती है? क्या चीन हमेशा सफल होता है? स्रोत में जेम्स सीबेंस और उनके कुछ साथियों की रिसर्च का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। वो कहते हैं कि चीन शायद अपने पड़ोसियों को उसकी बनाई रेड लाइन पार करने से रोकने में तो कामयाब रहा हो, मतलब जो चीन नहीं चाहता वो करने से रोक पाया हो, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी की नीतियां अपनाने पर मजबूर करने में वो ज्यादा सफल नहीं हुआ है। मतलब डराने में सफल, पर अपनी बात मनवाने में उतना नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। इस तरह की जबरदस्ती और छेड़छाड़ से शायद ही कभी कोई ठोस लंबा चलने वाला फायदा मिलता हो, बल्कि उल्टा होता है। कैसे? और बढ़ जाता है। लोग और सरकार चीन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं,
विरोध मजबूत होता है और वो देश फिर क्या करते हैं, वो बाहरी ताकतों के साथ अपनी रक्षा संबंध और गहरे कर लेते हैं। तो चीन का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। और अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो चीन के जो दक्षिणी पड़ोसी देश हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी एक जैसी नहीं है। मोटे तौर पर दो तरह की दिखती हैं। अच्छा, कौन सी दो तरह की? एक तरफ तो वो देश है जो खुलकर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, जैसे फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, भारत। और अगर थोड़ा और उत्तर में देखें तो दक्षिण कोरिया, जापान। ये देश क्या करते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के रवैये का विरोध करते हैं, अपनी खुद की डिफेंस क्षमताएं बढ़ा रहे हैं और बाहरी ताकतों, खासकर अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। ये तो हुआ एक समूह। दूसरा कौन सा है? दूसरा समूह उन देशों का है जो चिंता तो जताते हैं पर शायद ज्यादा शांत तरीका अपनाते हैं, जैसे भूटान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया। वो खुलकर विरोध नहीं करते। खुलकर शायद उतना नहीं। ये देश ज्यादातर निजी तौर पर डिप्लोमेसी करना पसंद करते हैं या फिर दबे तौर पर अपना विरोध जताते हैं, जिससे चीन को अंदाजा लग जाए कि वो नाखुश है। तो अलग अलग देश, अलग अलग तरीके। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो ORF की रिपोर्ट है, ये 2024 में चीन की इसी दबाव बनाने वाली रणनीति का एक तरह से पूरा जायजा लेती है, खासकर उसके दक्षिणी पड़ोसियों के संदर्भ में। हाँ, ये बताती है कि इस साल चीन की कार्रवाइयों का पैटर्न क्या रहा है, उसकी रणनीति में क्या कोई बदलाव दिखा है और सबसे जरूरी इसके भू राजनीतिक नतीजे क्या हो रहे हैं। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि चीन की ये जो सशस्त्र जबरदस्ती वाली रणनीति है, ये काफी पेचीदा है, नपीतुली है। हाँ, और इसके अपने फायदे भी हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। ये दबाव और जैसा आपने कहा प्रलोभन या पुचकार का एक मिला जुला खेल है। और ये बाहरी हालात और जिस देश को निशाना बनाया जा रहा है उसके इरादों पर भी काफी निर्भर करता है। बिल्कुल। और पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाएं भी कितनी अलग अलग हैं, वो भी हमने देखा। कुछ खुल के सामने आ रहे हैं तो कुछ शांत रहकर अपना विरोध जता रहे हैं। ये ORF रिपोर्ट इसी बदलते और काफी जटिल माहौल का विश्लेषण हमारे सामने रखती है। एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि क्या चीन की ये जो सोची समझी कैलकुलेटेड जबरदस्ती है, क्या ये लंबे समय में उसे स्थायी फायदा दिला पाएगी, या फिर ये आखिरकार ऐसे विरोध और गठबंधनों को ही मजबूत करेगी जो चीन के असर को ही सीमित कर देंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। तो अगर आज की ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।